हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज हम अपना चैप्टर नंबर आई थिंक 13 डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित है ये टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो भी एग्रीकल्चर के साथ ही लिंक था। वहां पर कुछ बेसिक चीजें, एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्याएं होती हैं, है ना। कुछ ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स हमने डिस्कस करे थे। सब्सिडीज के बारे में समझा था। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसके ऊपर यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछा हुआ है, उसको अंडरस्टैंड किया था। अब अपनी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। कुछ और 7-8 कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सारे लेक्चर्स या सारे टॉपिक्स शुड से अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इंश्योर ये कीजिएगा कि सेशन को शुरुआत से लेकर आप अंत तक देखें। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जानकारी आपको हमारे बैचेस के बारे में बता देता हूं। जैसे आप नोटिस कर पाओगे, 2026 के स्टूडेंट्स के लिए संकल्प बैच है इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। 2026 की तैयारी आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए टाइटन बैच है। एंड 2025 के लिए सृजन मेंटरशिप प्रोग्राम आता है, इसमें टेस्ट सीरीज भी आती है। एंड एट द सेम टाइम 2025 के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स और बाकी चीजें चाहते हैं तो दैट इज प्रहार बैच ऑल्सो। एंड सिमिलरली हमारी टीम यहाँ पे लगभग 9 ऑप्शन प्रोवाइड करती है, तो उनकी लिस्ट आप देख सकते हो एंड उनमें एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो स्टेप वाइज या फेज मैनर के अंदर अपनी तैयारी करना, तो 2+1 ईयर का जो प्रोग्राम है हमारा 2027 के लिए चल रहा है, तो प्रारंभ बैच आप उसमें ज्वाइन डेफिनेटली कर सकते हो। इन सभी बैचेस की जो डिटेल्स हैं नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज के टॉपिक को। आप लोग जानते होंगे, आप मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स होता है या कुछ और इश्यूज होते हैं, आप मेरे साथ डेफिनेटली यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। जब हमने अपना पिछला चैप्टर पढ़ा था या रदर शुड से एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हमने डिस्कशन किया था, हमने एग्रीकल्चर को समझा था। एंड मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जब हम खेती की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो आप लोग सिर्फ क्रॉप्स तक सीमित ना रहिए। आप क्रॉप्स के साथ साथ जो एलाइड एक्टिविटीज होती हैं उनको भी कंसिडर कीजिए। यानी कि खेती का मतलब या किसानी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कोई फसल काट दी, वो एक एस्पेक्ट है। बट उसके अलावा पशुपालन करना, फिशरीज करना, हॉर्टिकल्चर करना, राइट, आपका एनिमल रेयरिंग करना, ये सारे अलग अलग एंगल्स भी आपके एग्रीकल्चर का ही हिस्सा होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम बात कर रहे थे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन था कि किसानों की आय दुगनी करनी है 2022 तक। अब वो हुआ नहीं हुआ, वो एक आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, बट फिर भी जब हम बात कर रहे थे ना उस विजन की, उस विजन में सिर्फ ये नहीं था कि किसानों की हमें इनकम डबल करनी थी बाय क्रॉपिंग, नहीं, उसके अंदर ये बाकी चीजें भी इंक्लूडेड थी कि एक किसान की चलो ठीक है क्रॉप्स में मदद करें, कहीं ना कहीं उसमें इंश्योरेंस की बात आती है, प्रॉपर इरिगेशन की बात आती है, प्रॉपर इनपुट्स के लिए यहाँ पे हमने अलग अलग स्कीम्स चलाई, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। बट साथ ही साथ हमने और चीज़ों के लिए भी अलग अलग स्कीम्स रन करी, चाहे वो एनिमल रेयरिंग थी, चाहे हम बात करें हॉर्टिकल्चर की बात करें, चाहे हम बात करें अपने पोल्ट्री की, चाहे हम फिशरीज की बात करें, ये सारे अलग अलग एंगल्स भी इसमें इंक्लूडेड थे, राइट। तो यानी कि पहली बात तो ये समझ आ गई कि एग्रीकल्चर के अंदर दोनों कंपोनेंट्स का हमने जिक्र करना होगा अगर हम अपने आंसर्स को अच्छे से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अब आज के सेशन में हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो दरअसल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लिंक्ड होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मतलब आप लोग भी कई बार सुनते होंगे कि हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए। अब उस चीज को कहाँ कहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या फायदा होता है, या क्या क्या चैलेंजेस हैं, सरकार ने क्या क्या अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रन कर रही है, ये सारी चीजें आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। अंडरस्टैंड करते हैं पहली बात तो कि टर्म क्या है यहाँ पे, ई एग्रीकल्चर। व्हाट डू मीन बाय ई एग्रीकल्चर? ई एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? एक ऐसी एग्रीकल्चर जहां पर हम इस्तेमाल किसके कर रहे हैं, आईसीटी का, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जब हम इस्तेमाल करते हैं हमारे खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के अंदर, उसको हम बोल देते हैं ई एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आप नोटिस करो, एक किसान को बहुत सारी समस्याएं फेस होती हैं, कहीं ना कहीं उन समस्याओं को जो समाधान है वो हमें एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आ सकता है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी भी हैं जो मैं कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में प्रीलिम बूस्टर में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन की हुई है ना। जैसे अभी रिसेंटली सरकार एक क्या कर रही है, सरकार एक, जैसे हम सब लोगों की आधार आईडी होती है उसी तरह से किसानों की फार्मर आईडी क्रिएट कराई जा रही है। ये क्या है? ये भी तो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। नेशनल डिजिटल मिशन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हम रन कर रहे हैं।
क्या पर्पस है इन चीज़ों का? इन चीज़ों का पर्पस बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी की मदद से एक किसान की ज़िंदगी बेहतर बनाई जा पाए। सिंपल। कैसे बेहतर बनेगी? जैसे मान लो अगर मैं फार्मर आईडी की बात कर रहा हूँ, फार्मर आईडी में क्या होगा? फार्मर आईडी में एक किसान का, मान लो जैसे हमारा आधार आईडी होता है, तो आधार नंबर जैसे होता है, तो सिमिलरली एक किसान का नंबर होगा। उस किसान आईडी या फार्मर आईडी के अंदर उस किसान की सारी डिटेल्स होंगी। आप पूछोगे कैसी डिटेल्स? कितनी ज़मीन है उसके पास, किस तरह की फसल वो उगा रहा है ना? क्या कितना लोन है उसके, मतलब ऑलरेडी ले रखा है, राइट? एंड एट द सेम टाइम और भी जो उसके रिगार्डिंग और डिटेल्स, कितने पशु वगैरह हैं, सारी डिटेल्स उसमें एक आईडी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। कल को हमारी सरकार ने कुछ बेनिफिट देना है उस किसान को, मान लो उस किसान की फसल खराब हो जाती है, या फिर कोई लैंड के रिगार्डिंग मुद्दा आता है, या उस किसान को बैंक में लोन लेना है, तो कई बार दिक्कत आती है। पर अब कहीं ना कहीं सारा का सारा डेटा उस आईडी में स्टोर्ड है। उसके पास बैंकों को बड़े आराम से पता लग जाएगा कि इस बंदे की इतनी ज़मीन है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रियल टाइम के ऊपर हम ये डाटा अपडेट भी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, किसानों की मदद करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये तो मैंने अभी रिसेंट करंट अफेयर्स का बताया। पर जहां पर भी आप कहीं ना कहीं एक किसान की मदद करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं ई टेक्नोलॉजी इन द हेल्प ऑफ फार्मर्स, राइट? एंड यही एग्जैक्ट जो लाइन मैंने आपको बोली, यही एग्जैक्ट लाइन यूपीएससी के जो मेंस का सिलेबस है उसमें एज इट इज वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। गेटिंग इट? अब यहां पर आप इस तरह का एक छोटा सा, चाहो तो आप एक फॉर्मूला कह सकते हो, लिख सकते हो कि अगर हम एग्री एक्सटेंशन और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मान लो किसानों तक प्रॉपर अवेयरनेस, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि क्या उनको लगाना चाहिए, किस तरह के नए नए बीज आए हैं, किस तरह के नए नए फर्टिलाइजर्स आए हैं, ये अगर उन तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस पहुंचती है ना, ये दरअसल में एग्री एक्सटेंशन के अंदर आ जाता है। ठीक है? कहाँ आ जाता है? आपके एग्री एक्सटेंशन के अंदर। कि बेसिकली जो नई रिसर्च हुई है, नया टेक्नोलॉजिकल जो अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, वो हमारे किसानों तक पहुंचे, वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ कुछ और सर्विसेज या जो रिसर्च हो रही है लेटेस्ट इन टर्म्स ऑफ जो नए नए सीड्स आ रहे हैं, राइट, फर्टिलाइजर्स में आ रहे हैं, अगर इन सबको हम जोड़ते हैं ना, तो हमारा जो किसान है, हमारा जो फार्मर है, वो बहुत ही एम्पावर्ड फार्मर बनेगा, डिजिटली एम्पावर्ड फार्मर। आई नो काफी समस्याएं हैं, काफी चैलेंजेस, उनको डिस्कस भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आसान बात है ये, पर कहीं ना कहीं मदद जरूर है। अब कई बार हम बात करते हैं ना कि यार भारत का किसान जो है बहुत कम कमाता है एज कम्पेयर टू लेट्स से यूएस के फार्मर के कॉन्टेक्स्ट में। और इसका कारण भी है, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में डिस्कस भी किया था कि वहां पर जो खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां पे उनकी ज़मीन ही बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो 86% जो किसान है वो स्मॉल एंड मीडियम किसान है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनका ज़मीन 2 हेक्टेयर से भी कम है। 0 से 1 मार्जिनल एंड 1 से 2 आपका स्मॉल। तो हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है, पर धीरे धीरे हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हम उस डायरेक्शन में मूव करें। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लेके चलता हूँ और कुछ बेनिफिट्स इसके हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जिसे आप नोटिस कर पाओगे ना, ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कहीं ना कहीं ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन हो गया, है ना? प्रिसीजन फार्मिंग हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, कैसे सही समय के ऊपर हम सही इनपुट्स देंगे, है ना? राइट इनपुट्स टू इन राइट अमाउंट एट द राइट टाइम, ये है प्रिसीजन फार्मिंग। हमने देखा था, हम पता करते हैं कि एग्जैक्टली मिट्टी को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, कितना पानी चाहिए, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी है, राइट? ये हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपके फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इन सब चीज़ों में मदद करता है। बट कुछ एक एग्जांपल्स लिखने एग्जाम में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप कुछ एक चीज़ों का एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोन्स। देखो यार, इंडिया में विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, कंप्लीटली गेट इट, बट कहीं ना कहीं हमने इस तरफ काम करने शुरू कर दिए हुए हैं। आपने जैसे ड्रोन दीदी इनिशिएटिव का आपने सुना होगा, है ना? उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स का कहीं ना कहीं जो यू you नो एक तरह से कह सकते हो आप, ड्रोन्स का जो विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है। महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि लोगों तक ड्रोन वाली फैसिलिटीज यहाँ पे पहुंचे। वो एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करी जा रही हैं। बाकी दूसरे देशों में तो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो ही रहा है, कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स या कुछ और स्प्रे करने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम बात करें जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, ये तो अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से शार्क टैंक वगैरह देखते हो, उसमें आपने कई बार सुना भी होगा कि आईओटी सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ पर सर? देखो, एक मान लो हमारा पशु है, ठीक है, उसकी सेहत को ट्रैक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
किस तरह की सेहत, मतलब वो कितना दूध दे रही है, मान लो एक गाय है वो कितना दूध दे रही है, राइट, कहीं उसकी बॉडी के अंदर कुछ और इश्यूज तो नहीं हो रहे, कुछ डिजीजेस तो नहीं आ गई। आगे मैं डिजीज डिस्कस करूंगा जब लाइफ स्टॉक की डिस्कशन होगा। तो इन पैरामीटर्स को ट्रैक करने के बेसिस के ऊपर ना हम बता पाएंगे कि वो गाय कितनी हेल्दी है, कितना क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो वहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होगा। एआई के तो देखो एप्लीकेशंस आप जानते होंगे कि अनलिमिटेड है एक तरह से। एआई के माध्यम से आप प्रोडिक्शंस कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, वो प्रोडिक्शंस आपको मदद कर सकती हैं, राइट। आपको कहीं ना कहीं मार्केट को समझने के अंदर मदद कर सकती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्निक्स होती हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे जब मैंने बात करी थी आप लोगों के साथ प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल किसका बन जाता है, वो इंपॉर्टेंट रोल एक बन जाता है आपके एआई का। उसके अलावा आरएफआईडीज हो गया, इनका इस्तेमाल हो गया, स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, सैटेलाइट इमेजिंग हो गया। इवन अगर हम बात करें ना, अगर जैसे किसानों को एक बड़ी समस्या क्या आती है कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, अगर उनको पहले ही ये सारे इनपुट्स या सारी जानकारी उनको मिल जाएगी, राइट, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, एक ना बड़ा ही आप लोगों ने एक वर्नेस जब आप पढ़ते हो ना, आप एक टर्म के बारे में सुनते हो, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, राइट। अगर एक किसान को सही फैसला लेना है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, प्रॉपर डेटा होना चाहिए। डेटा कहाँ से आएगा, टेक्नोलॉजी से। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आउटपुट या यील्ड जो होगा वो भी बेहतर होगा, वो भी बेहतर होगा निश्चित रूप से। ठीक है, ये हो गया। बाकी देखो जैसे वेदर प्रिडिक्शंस में हमारी टेक्नोलॉजी मदद करेगी, वेदर प्रिडिक्शन बेहतर होगा तो किसानों का फायदा होगा, किसानों का जो लॉस होता है वो कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। बाकी देखो टेक्नोलॉजी तो और भी इवॉल्व होती जा रही है, पर कहीं ना कहीं हर चीज ही एक टेक्नोलॉजी है। आप एक ट्रैक्टर की बात करो ना, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, आई अंडरस्टैंड इट इज नॉट ई टेक्नोलॉजी, पर टेक्नोलॉजी तो है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी हमारी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमने हमारी सरकार भी ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने एम किसान सुना होगा या ई किसान सुना होगा, किसान एसएमएस सर्विस हो गया, किसानों तक जानकारी प्राप्त करवाई जाती है सरकार के द्वारा। सरकार किसानों को एसएमएस भेजती है, किसानों को मोबाइल के माध्यम से ही पोर्टल बना दिए गए हैं ताकि जो किसान हैं वो जानकारी एक्सेस कर पाए। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी के ही तो एग्जांपल्स हैं कि कैसे एक किसान को हम सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो जी। बाकी रोबोट्स हो गया, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड इनफैक्ट ना जब मैंने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, मैंने वहां पे आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो एस्पेक्ट हो गया आपके ज़मीन के साथ लिंक्ड, जैसे कितनी ज़मीन है, क्या लैंड को लीज पे ले सकते हो नहीं ले सकते, है ना, या कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स हुए या नहीं हुए। उस तरह से टेक्नोलॉजी वाला जो फैक्टर ना, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, पेस्टिसाइड्स, यहाँ पर सोचा करो कहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगा सकते हो। इवन बाकी सब चीज़ों में, जैसे मैंने फिजिकल फैक्टर्स की बात करी थी कि किसी जगह से कितनी अच्छी उपज होगी, ये इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई दो तीन फैक्टर नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट होता है कि सही मात्रा में बारिश हो, सही समय के ऊपर हो, सही टेम्परेचर हो। उसके अलावा ये बाकी चीजें, पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लैंड सही है या नहीं है ना, टेक्नोलॉजिकल चीजें, सीड्स वगैरह अच्छे हैं या नहीं है, ये सारे फैक्टर डिटर्मिन करते हैं। आप इन सारे फैक्टर्स के ऊपर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आप लगा सकते हो। इतना चीजें आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ रखी होती हैं कि आप सोच पाओगे कि कहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन तो अनलिमिटेड ही है एक तरह से, है ना, तो यहाँ पर भी वो चीज़ मदद करेगी। एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उससे निश्चित ही रूप से बेहतर होती है, राइट। जैसे मैंने अभी फार्मर आईडी की बात करी, तो फार्मर आईडी से ना इंश्योरेंस बेहतर हो जाएगा, आपका क्रेडिट बेहतर हो जाएगा। कैसे, उस आईडी के अंदर एक किसान का पूरा डेटा होगा, बिल्कुल। उस डेटा का इस्तेमाल कहाँ कर पाएंगे, उस डेटा का इस्तेमाल हो पाएगा इन व्हाट फॉर्म, उस डेटा का इस्तेमाल हो पाएगा इन फॉर्म्स ऑफ गिविंग क्रेडिट। किसको कितना पैसा देना है क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर, वो पता लग जाएगा, है ना। उसके पास कितनी ज़मीन है, उसके हिसाब के ऊपर जो बैंक है उनको लोन दे पाएंगे। एंड अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, तो बीमा भी किया जा सकता है। बीमा, है ना, अगर मान लो कल को जैसे हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कल को गवर्नमेंट को असेस करना है कि कितना लॉस हुआ, तो डिजिटल फार्मर आईडी के माध्यम से ये चीज करी जा सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो देयर आर वेरियस स्टेप्स जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं, सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ एक एग्जांपल्स आप जरूर दे सकते हो। जैसे नैम है,
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसने क्या किया है, कहीं ना कहीं प्राइस डिस्कवरी काफी आसान कर दी है। अगर आप चाहो तो देश भर की मार्केट्स को एक तरह से कनेक्ट कर सकते हो, है ना, इसके माध्यम से उससे कहीं पर भी आप अपना सामान बेच सकते हो। क्रॉप इंश्योरेंस की मोबाइल ऐप है, किसान एसएमएस पोर्टल है, किसान कॉल सेंटर्स हैं, इनके माध्यम से किसानों तक जानकारी आसानी से प्रोवाइड जा सकती है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान हो गया, हमारा मेघदूत हो गया। मेघदूत हमारा कहीं ना कहीं वेदर के साथ लिंक्ड है ना, जो मैं आपको बता रहा था, वेदर प्रिडिक्शन और बाकी जो चीजें हो गया, रिमोट सेंसिंग के अंदर मदद करता है। तो देर आर मेनी थिंग्स जो कि आप एग्रीकल्चर के अंदर पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। सारे याद नहीं करने, कुछ एक पॉइंट्स याद रखो ताकि एग्जाम में उसको कोट कर पाओ। ठीक है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के फायदे हैं, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, पर कुछ एक चैलेंजेस भी है देखने को मिलते हैं। किस तरह के चैलेंजेस हैं यहाँ पे, देखिए चैलेंजेस, पहली बात तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था, पहला एक मुख्य चैलेंज क्या देखने को मिलता है, मुख्य चैलेंज ये है कि यार ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, अच्छी बात है, पर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं यूएसए, यूरोप, उन देशों में ज्यादा बेहतर ढंग से हो जाता है, क्योंकि उनकी जमीनें बड़ी हैं, दे हैव लार्ज फार्मलैंड्स, वहां पर आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। पर क्या वही चीज भारत में इस्तेमाल करी जा सकती है? हाँ कर सकते हो, पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में 86% किसान कौन से हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज कितना है भारत में? 1.08 हेक्टेयर्स। अगर ये समस्याएं हैं, 86% छोटे और मार्जिनल किसान हैं, 1.08 हेक्टेयर हमारा एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है, मुझे बताओ इतनी छोटी सी जमीन है, इस छोटी जमीन के ऊपर कैसे ग्रो कर पाओगे, मतलब कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाओगे? समझ रहे हो? बड़ी जमीन होती है, बड़े बड़े मैसिव लेवल के ऊपर होता है, तो किसानों के पास पैसा भी होता है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। अगर हमारा छोटा किसान है, ना बेचारे के पास पैसा है, ना बेचारे के पास प्रॉपर जमीन है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि उस लेवल तक वो प्रोडक्टिविटी ला पाए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो। डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट। तो लैंड होल्डिंग साइज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कई बार नहीं पहुंच पाती है ना, वो भी एक कंसर्न रहता है। इसके अलावा आप नोटिस करो ना यार, हमारे जो किसान है, मैं ये नहीं कह रहा किसान अनपढ़ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर कई बार किसानों तक ना जानकारी पहुंचाने में एक तो दिक्कत आती है। कई बार वाकई में किसान को उतनी लिटरेसी इस सेंस में नहीं होती, डिजिटल लिटरेसी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जिनको शायद एक मोबाइल चलाना नहीं आता। अगर उस किसान को मोबाइल चलाना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं जब बाकी में बातें कर रहा था, एआई पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे हम, वो कहाँ से वो इस्तेमाल कर पाएगा बेचारा? मुश्किल आती है, थोड़ी सी मुश्किल आती है, डिजिटल लिटरेसी कम है। ठीक है, एंड साथ साथ अगर हम बात करें, आप नोटिस कर पाओगे यार हमारे ना जैसे किसान है, अब जैसे पंजाब का किसान है तो उसको पंजाबी आती है, तमिलनाडु के किसान को एक अलग लैंग्वेज आती है, महाराष्ट्र वाले किसान को अलग लैंग्वेज आती है, मराठी, है ना। तो इस तरह से हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस चलती हैं। पर अगर हम बात करें, हमारा जो भी कंटेंट होता है, हमने वेबसाइट बना दी, हमने पोर्टल बना दिया, फलाना ढिमका का कर दिया, सब कर दिया, पर आप नोटिस कर पाओगे ज्यादातर कंटेंट आज भी इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, और इंग्लिश हिंदी हमारे सारे किसानों को नहीं आती है। उनके लोकल जो उनकी लैंग्वेज होती है उनमें ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, पढ़ने में भी, लिखने में, समझने में भी। तो इतनी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसके माध्यम से किसानों तक जानकारी पहुंचाना थोड़ा सा एक चैलेंज बन जाता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। अब यार देखो, मैं बात तो कर रहा था एआई लगा दो, ये कर दो, ड्रोन्स इस्तेमाल कर लो, पर छोटा किसान है बेचारे के पास पैसा है नहीं, आप बात कर रहे हो ड्रोन्स लाखों रुपए के करने की। ये सेंस नहीं ना बन रहा है इस चीज का। ठीक है, बाकी दोस्तों बात होती है साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जब भी ये चीजें होती हैं, आप नोटिस कर पाओगे, जब भी कभी डेटा आता है, जैसे मान लो मैं बात कर रहा था आधार नंबर की, कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि हमारा आधार डेटा लीक हो गया, ये डेटा लीक हो गया, साइबर अटैक हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, राइट। जब किसान भी ये सब करेंगे, डिजिटल फार्मर आईडी उनकी बनेगी या बाकी और चीज़ों में वो एनरोल करते हैं, प्रॉपर डेटा वगैरह सब जग जाता है, और डेटा इज अ न्यू ऑयल, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उनको भी समस्याएं फेस होंगी, साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज इनके ऊपर भी आएंगे। ठीक है, अवेयरनेस की कमी है और एजुकेशन की भी। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट्स में थोड़े आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ना, पता क्या होता है, मैंने जब मिलेट्स मैंने आपको डिस्कस किया तब भी मैंने आपको ये बात समझाई थी। होता पता क्या है, कई बार ना हमारे जैसे किसान होते हैं, देखो किसान भी नहीं, एक इंसान की आप बात करो, एक जो इंसान होता है ना, एक उसका एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट पता क्या होता है? कहीं ना कहीं हम चेंज से थोड़ा सा डरते हैं, वी आर अ बिट अवर्स टू चेंज। हमें लगता है चीजें जैसी चलती आ रही हैं वैसी ही चलती रहनी चाहिए। जब भी कुछ बदलाव आता है, चाहे सही है बुरा है, पर हमें एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है
उस बदलाव को थोड़ा सा रेजिस्ट करने की। सेम यही बात किसानों में भी है। किसानों के लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन द फ्यूचर, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट। पर किसानों का भी माइंडसेट है कि यार हम ऐसे ही तो खेती करते आए हैं, 20 30 40 साल पहले भी ऐसे खेती करते आए हैं, तो ये क्या है टेक्नोलॉजी, ये करो वो करो, इसके क्या जरूरत है। तो एक थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस टू चेंज है ना, वो भी किसानों में है। किसानों को लगता है पता नहीं यार ये डिजिटल फार्मर आईडी क्या बना रहे हो, ये क्या जरूरत है इस चीज की, खेती तो करनी है, हम कर रहे हैं बढ़िया। तो ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है ना, ये भी कहीं ना कहीं रोकता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा दोस्तों इलिटरेसी थोड़ा होना, और एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। देखो हमारी सरकार ने कोशिश करी है कि हर एरिया के अंदर बिजली पहुंचे, कोशिश करी है डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे बिजली तो नहीं है। बिल्कुल, ये तो सच की बात है, और काफी सारे एरियाज में बिजली पहुंची भी तो बहुत कम पहुंची है। जब टेक्नोलॉजी के लिए आपको बिजली चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर चाहिए, इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छा खासा होना चाहिए, अगर वो चीजें नहीं हो रही हैं, अगर वो नहीं है चीजें, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आएगी आएगी। तो टेक्नोलॉजी का जिस लेवल तक पेनिट्रेशन होना चाहिए था, उस लेवल तक पेनिट्रेशन हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जो कि हमें टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो इनका हमें एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई हमें। अब दोस्तों तो सोल्यूशन क्या बनता है, सोल्यूशन ये है कि देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना है, हम दूर तो नहीं भाग सकते इससे। हाँ, थोड़ा समय लगेगा भारत के अंदर वो चीज आने में, पर इंपॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप हम उस डायरेक्शन में काम करें। एंड अगर हम सही डायरेक्शन से काम कर पाएंगे ना, तो हमारा जो देश का पीजेंट फार्मर है, इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे इनटू एन एंटरप्रेन्योर फार्मर, राइट। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, बड़े बड़े लेवल के ऊपर कर रहे हैं, एंड वो काफी अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पे कमा रहे हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आने वाले फ्यूचर के अंदर, ताकि हम अपने किसानों को और भी बहुत ज्यादा सशक्त कर पाए। आई होप ये जो टेक्नोलॉजी वाला पूरा मुद्दा था, ये आपको पूरा कंप्लीट समझ आया होगा। ठीक है, लोकल से ग्लोबल हो जाएंगे हम इसके माध्यम से, राइट। यस यस यस, ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल रेयरिंग के बारे में। एनिमल रेयरिंग समझते हो, बिल्कुल पशुपालन की बात हो रही है यहाँ पे, एनिमल रेयर करने की बात हो रही है। अब मैंने जैसे बताया ना, जब हम बात करते हैं ना एग्रीकल्चर की, इस एस्पेक्ट को काफी बच्चे भूल ही जाते हैं कि भाई ये भी तो एक एस्पेक्ट है, ये भी तो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ओनली। थोड़ा सा मैं आपको इसकी ना इंपॉर्टेंस समझाता हूँ एनिमल रेयरिंग की, फिर आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ यार ये भी चीज हम भूल नहीं सकते। चलो मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में, मुझे ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक्स कौन से देश के अंदर मिलते हैं, बता पाओगे? द आंसर इज सिंपल, दैट इज इन इंडिया। भारत और इंडिया इज द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ओनर ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर इंडिया के अंदर बात करें तो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। एंड अगर आप इसका ग्रोथ रेट देखो, अगर आप जरा, किसका ग्रोथ रेट, आपके एनिमल रेयरिंग या लाइफ स्टॉक सेक्टर का, यू विल फाइंड कि ग्रोथ रेट इसका बाकी एग्रीकल्चर कंपोनेंट से काफी अच्छा खासा है। जैसे आप अंडरस्टैंड करो, पिछले 5 साल में लगभग 8% से भी ज्यादा की ग्रोथ रेट है। अगर हम ओवरऑल एग्रीकल्चर कंपेरिजन करते हैं तो 4% के आसपास की ग्रोथ आती है, पर अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमल रेयरिंग की, तो 8% के आसपास का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ग्रोथ काफी तेजी से हुई है। सरकार ने भी काम किया है, बाकी किसान तो काम कर ही रहे हैं। तो ये सारा डेटा जो मैंने आपको यहाँ मेंशन किया, ये 20th लाइफ स्टॉक सेंसस के हिसाब से है। तो आप देख पाओगे हमारी एग्रीकल्चर जीडीपी का 34% जो होता है, बेसिकली 1/3 पोर्शन है आपका लाइफ स्टॉक से ही आ रहा है, राइट। एंड अगर आप नोटिस कर पाओगे, 2/3 रूरल कम्युनिटी को जो लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के अंदर लाइफ स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है। ठीक है, कुछ और उसके बेनिफिट हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फायदे हो सकते हैं इसके करने के, एनिमल रेयरिंग। देखो मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर के अंदर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आईएफएफ समझाया था, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम याद है? वही कहीं ना कहीं इसमें भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में तो सब कुछ होता है ना? कैसे देखा था, कैसे एक का इनपुट दूसरे का, सॉरी एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनता था, वो था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें, लेट्स से एक लाइफ स्टॉक वाला परिवार है, इससे फायदा पता क्या होता है? आपका रिस्क कम हो जाता है। कैसे सर? जब हमने फाइनेंशियल मार्केट का एक टॉपिक डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। हमने डाइवर्सिफिकेशन समझा था, किस तरह से आप डाइवर्सिफाई करते हो। याद है आप लोगों को, मैंने बोला था कि अगर आप सारे के सारे अंडे आप एक ही बास्केट में डाल दोगे, तो हो सकता है सारे के सारे सड़ जाएं, आपका रिस्क बढ़ जाता है उस केस के अंदर। तब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था डाइवर्सिफिकेशन का,
कि आप कुछ पैसा यहाँ पे डालते हो, कुछ पैसा इसमें डालते हो, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कि अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आता है ना, आपका नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता। इन अ सिमिलर मैनर, अगर मान लो एक किसान कहीं ना कहीं एनिमल रेयरिंग कर रहा है, ठीक है, उससे उसका रिस्क कम हो सकता है। कैसे? कि कल को मान लो किसी कारण की वजह से, मान लो फसल खराब होगी, सूखा पड़ गया, बारिश हो गई, किसी कारण की वजह से ये चीज हो गया, कहीं ना कहीं उसके पास बाकी कुछ एवेन्यूज तो हैं कुछ पैसा अर्न करने के। वो हो सकता है कि दूध बेच के करे, कुछ और तरीके से करे, राइट? जो भी एनिमल रेयर कर रहा है उसके हिसाब से उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो आपका जो रिस्क था, वो रिस्क यहाँ पे अब कम हो चुका है। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल रेयरिंग। और क्या है, मैंने आपको बताया हमने अपने किसानों की इनकम बढ़ानी है, तो इनकम बढ़ाएगा। हो सकता है पहले आप खेती करते थे, मतलब आप सिर्फ क्रॉप्स करते थे, हो सकता है आपका महीने में 5,000 आप कमा पाते थे, अब साथ में आपने दूध बेचना भी स्टार्ट कर दिया, साथ में आपने कुछ और भी कर लिया, राइट? तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ सकती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। ऑल्टरनेटिव इनकम आ गया, थोड़ा इनकम आपका बढ़ गया। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना एनिमल रेयरिंग की, तो एनिमल रेयरिंग से जैसे आपका दूध हो गया, ठीक है, अंडे हो गया, ये और इस तरह की जो प्रोटीन वाली चीजें होती हैं वो मिलती हैं। इंडिया में ना एक समस्या मैं आगे डिस्कस भी करूंगा आप लोगों के साथ। इंडिया में जो एक बड़ी समस्या आज के समय मानी जाती है ना, वो हंगर की नहीं है, वो हिडन हंगर की है। कहने का अर्थ क्या है कि हम अपने लोगों को खाना तो खिला पा रहे हैं, पर उन तक जो सही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नहीं पहुंचा पा रहे। एंड इसी को बोलते हैं क्या, हिडन हंगर होना। अगर हमें हिडन हंगर को ठीक करना है, तो वहां पर एनिमल रेयरिंग या जो एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आई नो आज के समय लोग, बहुत लोग वीगन बन रहे हैं, है ना, एनिमल के साथ कोई भी लिंकेज नहीं रखना चाह रहे, पर आप नोटिस करो ना, ये जो सारी चीजें, दूध मिलता है, अंडे, मतलब अंडे चलो पोल्ट्री हो गया, बट और जो इस तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए। वो एक एस्पेक्ट हुआ। इसके साथ ही ना मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आप ना कभी गाँव में जाना, यू विल फाइंड वन एस्पेक्ट कि गाँव में ना जो लाइफ स्टॉक ज्यादातर जो ध्यान रखता है, वो पुरुष कम और महिलाएं ज्यादा ध्यान रखती हैं लाइफ स्टॉक का। तो अगर हम एनिमल रेयरिंग को और प्रमोट करते हैं, इससे हम वुमेन को भी हल्का सा एम्पावर कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं इस फील्ड में काफी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको इनकम बढ़ेगी, वो अपने आप, उनके हाथ में थोड़ा पैसा आने लगेगा महिलाओं के हाथ में, तो दे विल फील अ बिट मोर एम्पावर्ड, राइट? सशक्त होंगी महिलाएं भी, राइट? इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली देखो जनरेट होता ही होता है। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर में हमारा ज़रूरत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर में एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, छुपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो वो जो एक्स्ट्रा लोग हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। वो शिफ्ट करेंगे तो इधर इनकम आएगी, इधर इनकम इंक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कुछ बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे हम लोगों ने ZBNF लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सुभाष पालेकर जी के बारे में हमने डिस्कशन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर क्या होता है ना? तो कहीं ना कहीं वहां पे याद करो, हमने डिस्कस किया था कुछ एक एस्पेक्ट्स उन्होंने मान के चले थे कि एक किसान के पास तो ये होगा ही होगा, जैसे डंग होगा, काउ डंग हो गया, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, या और जो बेहतर ढंग है कहीं ना कहीं खेती करने के, उनको अंदर इनपुट कॉस्ट को कम करने के अंदर एनिमल रेयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा आउटपुट होता है एनिमल्स का जो हम एज एन इनपुट बाकी जगह इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे फर्टिलाइजर है या बाकी और चीजें हैं। इसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के रेजिलिएंट भी होना इंपॉर्टेंट है ना? फॉरेक्स अर्निंग हो गया, इनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी अच्छे खासा हमारे प्रोडक्ट्स का। वीड कंट्रोल हो गया, जैसे हमारे लाइफ स्टॉक्स वगैरह होते हैं ना, कई बार उनको चरने भेज दिया था कि आप जाओ खेत में जाओ, तो खेत में कहीं ना कहीं जो वीड्स होते हैं, जो आपके, ठीक है, आपके जो अननेसेसरी और चीजें होती हैं, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है? वो एम्पावरमेंट वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। एंड बायोगैस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बायोगैस, ठीक है, जो काउ डंग होता है या जो और एनिमल वेस्ट होता है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर। तो वेस्ट टू वेल्थ जो हम बात करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट यहाँ पे बन जाता है कि आपने एनर्जी यहाँ पे जनरेट कर दी, ठीक है, इसके माध्यम से। राइट? आप नोटिस कर पाओगे भारत में लगभग 300 मिलियन टन हर साल जो काउ डंग होता है उसका यूज होता है फॉर फ्यूल, ठीक है? पर दोस्तों कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे हैं विद रिगार्ड्स टू एनिमल रेयरिंग। इतना आसान नहीं है जितना हमने डिस्कस किया, यहाँ पर काफी सारे हमें
चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। किस तरह के चैलेंजेस? किस तरह के चैलेंजेस? पहली बात तो दोस्तों जो बात हम करेंगे वो है विद रिगार्ड्स टू देयर डिजीजेस। जैसे अगर मैं बात करूं एफएमडी डिजीज की, फुट एंड माउथ डिजीज, ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ना माउथ के ऊपर, फुट के ऊपर बहुत बार ना ब्लिस्टर्स हो जाते हैं आपके जो पशु होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट होती है ना। और ये जो वायरस है ये बेसिकली फुट एंड माउथ वायरस होता है एक तरह का। इसकी वजह से फुट एंड माउथ डिजीज हो जाती है जो काफ़ी तेजी से इन्फेक्शन फैलता है। फिर डिजीजेज होंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लैक क्वार्टर डिजीज के बारे में। ठीक है, ये दरअसल में आपकी जो डिजीज है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपके गोट्स हो गया, शीप हो गया, उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ब्लैक क्वार्टर जो इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरियल है पर काफ़ी इन्फेक्शियस है। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें, इसका भी इम्पैक्ट आता है आपके पिग्स के ऊपर, डक्स, चिकन्स, उन सब के ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस देखने को मिलेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं है जो हमारे पशुओं को इम्पैक्ट करते हैं और जिस वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, काफ़ी कम हो जाती है या फिर कई बार डेथ भी देखने को मिलती है। जैसे अगर आप पिछले कुछ समय से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपने लंपी स्किन वायरस के बारे में सुना होगा। लंपी स्किन डिजीज हुई थी राजस्थान के अंदर, बहुत सारे पशुओं की मौत होती है। तो वो एक इशू रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना एवरेज एनुअल मिल्क यील्ड की, दूध की जो यील्ड आती है, वो अगर हम बात करें ना वो ग्लोबल एवरेज से हमारी 50% ही है। मतलब हमारी जो गाय है उतना दूध नहीं दे पाती जितना ग्लोबल एवरेज है। तो ये कंसर्न है, प्रोडक्टिविटी कम है, फंडिंग का एक इशू रहता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी कम है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे एक पशु को अगर आपने ट्रैक करना है कि कैसी उसकी हेल्थ है, काफ़ी बाकी चीज़ें कहाँ हैं, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मैं बात कर रहा था, आईओटी सेंसर्स की मैं बात कर रहा था, उसको हम वाइटल्स जो होते हैं उनके, हम वहाँ पे उनको ट्रैक करते हैं। हमारे यहाँ वो चीज़ इस्तेमाल होती ही नहीं है, राइट। किसानों तक वो चीज़ पहुँची ही नहीं है, किसानों तक वो चीज़ नहीं पहुँची तो इसमें समस्या तो फेस होगी होगी। तो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, वो एक बड़ा चैलेंज है, राइट। इसके अलावा मार्केट एक्सेस हो गया। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था किस तरह से मार्केट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली डेवलप नहीं है एंड इस वजह से यहाँ पर भी नुकसान फेस होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जैसे प्रॉपर क्रेडिट अवेलेबल ना होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉडर ना होना, या फिर जो वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर ना हो पाना। ठीक है, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं या प्रॉपर जो हॉस्पिटल्स होते हैं अगर वो सही मात्रा में अवेलेबल नहीं है सही जगह के ऊपर तो उसका नुकसान होगा। लास्टली मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट पोटेंशियल इनका काफ़ी अच्छा खासा है, राइट। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है अच्छा खासा, पर तभी तक अच्छा खासा जब उसको हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लिए पर प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, प्रॉपर क्वालिटी चेक्स नहीं है, राइट, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे उन एक्सपोर्ट्स के ऊपर यूरोप वाले, यूएस वाले या बाकी और जो देश हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क से रेस कर देते हैं। फिर हमारा जो एक्सपोर्ट वहाँ पे जाना था उसके ऊपर बैन लग जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी बैरियर्स आ जाते हैं। ये समस्याएं भी हम यहाँ पे फेस करते हैं। तो प्रॉपर क्वालिटी चेक होना, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना, प्रॉपर एडहेरेंस करना, जो फेयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हम वो चीज़ें करते हैं तो ये सेक्टर और डेवलप हो सकता है। बाकी इसमें आप नोटिस कर पाओगे जो ज़्यादातर हमारे है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादातर काम कर रहे हैं। मीनिंग मीनिंग ये है इस चीज़ का कि अगर हम बात करते हैं अपने स्लॉटर हाउसेस की तो काफ़ी सारे स्लॉटर हाउसेस अनरजिस्टर्ड है। काफ़ी टाइम पहले यूपी में इसको रजिस्टर किया जा रहा था या बंद भी किया जा रहा था जो अनरजिस्टर्ड है, पर अभी भी दुनिया में मतलब इंडिया में काफ़ी आपको अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउसेस देखने को मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसानों से मतलब उतना बेनिफिट किसानों को नहीं होता है। ठीक है, जैसे मीट प्रोडक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सरकार ने कुछ एक इनिशिएटिव स्टार्ट किए हुए हैं, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना बट एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, यहाँ पर हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनको हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, उनको कंजर्व कर रहे हैं। आपका गोवर्धन है, गोवर्धन के माध्यम से क्या हो रहा है, आपका जो मैंने बात करी ना काऊ डंग की और बाकी चीज़ों की बात करी, इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बायोगैस, राइट। आपका कंपोस्ट हो गया, बायो सीएनजी हो गया, उन चीज़ों के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। गोवर्धन क्या फुल फॉर्म पढ़ पाओगे, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये है गोवर्धन की यहाँ पे फुल फॉर्म। इसके अलावा ई गोपाला एप्लीकेशन है जो एनडीडीबी के द्वारा डेवलप करी गई है। तो किसानों को ये मदद करती है अपने लाइफ स्टॉक को प्रॉपर ढंग से मैनेज करने के अंदर। तो ये भी एक एक्सपेक्ट हुआ, क्लियर।
तो देयर आर मेनी सच थिंग्स दैट द सरकार इज डूइंग। पशु संजीवनी है। इसके अलावा ना जैसे हमारे, आप लोग जानते होंगे, जिसमें आपको बता भी रहा था, हमारे आधार कार्ड बनते हैं, उसी तरह से हमारे पशुओं के भी आधार कार्ड बनते हैं। उनको बोलते हैं क्या? नकुल स्वास्थ्य पत्र, या फिर आप हेल्थ कार्ड उनको बोल सकते हो, राइट। आप लोगों ने ना कई बार देखा होगा, कई बार आपके जो कैटल वगैरह होते हैं, उनके ना कान के पीछे एक नंबर सा मेंशन होता है। ये उनका ही एक तरह से क्या है, उनका आइडेंटिफिकेशन है, उनका नकुल स्वास्थ्य पत्र है। तो उनको भी हम यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, नंबरिंग करते हैं उनकी, राइट। तो दीज आर देयर। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमारा यहाँ पे प्रोग्राम होता है, ताकि कहीं ना कहीं ठीक है, उनको मदद करी जा पाए, ठीक है, इम्प्रेगनेशन हो फीमेल ब्रीड्स के अंदर, और कहीं ना कहीं डिजीज यहाँ पे रुक पाए। बाकी और नाबार्ड का रोल है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का रोल है। बाकी जो मैं आपको बीमारियां गिना रहा था, फुट एंड माउथ हो गया, है ना, लंपी स्किन डिजीज हो गया, आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, राइट, आपके और जो डिजीज से ब्रुशला हो गया, ये सब चीज़ों को हम कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए इनिशिएटिव यहाँ पे हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारा एनिमल रेयरिंग का कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। मेजर जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे वो ये बनेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या क्या चैलेंजेस हैं, एंड कैसे सरकार उनको टैकल करने का कदम ले रही है, जो आने वाले फ्यूचर में हम काम कर सकते हैं। तो ये सब एस्पेक्ट्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए। जी सर। आगे आते हैं, आगे एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू फिशरीज। अब फिशरीज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिशरीज भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे? देखो, फिशरीज की बात करें, हमारे ना जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी, और इनफैक्ट हमारे ऑपोजिशन लीडर जो है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी बात बोली थी कि जब हम बात करते हैं ना हमारे फिशरी सेक्टर की, जो हमारे जो भाई बहन हैं जो फिशरी सेक्टर में काम करते हैं, वो भी ना हमारे किसान ही हैं, वो भी किसान ही हैं, ठीक है, बस वो इस सेक्टर में काम करते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चरिस्ट ही हैं एक तरह से। तो ब्रॉडर डोमेन के अंदर आप फिशरी सेक्टर भी आपका उसी में ही आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, जैसे ब्लू रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, अलग अलग रेवोल्यूशन के बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं फिशरी सेक्टर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। दुनिया में चौथे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम फिश के, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। लगभग 2 करोड़ 80 लाख हमारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फिशरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं। एंड कुछ और डेटा भी देख पाओगे कि देश की जीडीपी में लगभग 1% जो कंट्रीब्यूशन है वो फिशरी सेक्टर का है। टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर 10% कंट्रीब्यूशन फिश का है। ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें 20% कंट्रीब्यूशन है। इनमें से 2-3 फैक्ट्स आप याद रखो, ताकि आपको ना कोई पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, वो आप अपने आंसर में पॉइंट अप कर पाओ। आई अंडरस्टैंड हर डेटा याद नहीं रख पाओगे, बट इनमें से कोई 2-3 पॉइंटर्स आप डाल सकते हो अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए। चलो, ये तो बात हुई पोटेंशियल की, ये तो बात हुई पोटेंशियल की। बाकी मेजर जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी आप लोग जानते ही होंगे, जो पिछले डिस्कस किया वही है, पर कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पे। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि क्या चैलेंजेस हैं फिशरी सेक्टर के अंदर। पहली बात ना, अगर हम कंपेयर करते हैं भारत के एक फिशरमैन को एक लेट्स से यूरोप के फिशरमैन के साथ, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। किस चीज़ का? पहली बात तो क्वालिटी ऑफ शिप्स, या जो बोट्स हम इस्तेमाल करते हैं, बोट्स की बात करना चाहूँगा। जो बोट्स हमारे कहीं ना कहीं फिशरमैन इस्तेमाल करते हैं, जो यूरोप के फिशरमैन इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। उनकी टेक्निक ही बहुत बढ़िया है। तो ऐसा बताया जाता है कि जितना एक हमारा फिशरमैन एक दिन में लेट्स से फिश कैच लेके आएगा ना, वहां पर यूरोप में एक बंदा 4 गुना उसका फिश कैच लेके आता है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है, क्योंकि हमारे पास ना उस तरह की बोट्स है, ना उस तरह की टेक्नोलॉजी है। हमारे जो फिशरमैन है उनको भी प्रॉपर जानकारी नहीं है। जैसे वो 30 साल 40 साल पहले काम करते आ रहे थे, वैसा ही काम करते आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हुआ ही नहीं इस सेक्टर में, समस्या तो आएगी। ऊपर से ना अगर हम बात करें हमारे फिशरमैन्स की, या वैसे बात करें, तो आप ये भी अंडरस्टैंड कीजिए, हमारे यहाँ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो काफ़ी एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर सकती है। जैसे अक्सर ना हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लास्ट फिशिंग का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसको और नामों से भी यहाँ पे जाना जाता है। ब्लास्ट फिशिंग तो एक एस्पेक्ट हो गया, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, जैसे इसको डायनामाइट फिशिंग हो गया, फिश जैसे ग्रेनेड फिशिंग हो गया, ये सब करते हैं। क्या होता है, एक छोटा सा अटैक होता है वहां पे, मतलब ऐसा सोचो कि पानी में एक हल्का सा बॉम्ब फूटता है, ब्लास्ट होता है, एक छोटा सा ब्लास्ट। उस ब्लास्ट की वजह से जो मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं, फिर हम उन मछलियों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये भी तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इस तरह की अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस होंगी, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, हाँ ठीक है, किसानों का मतलब जो हमारे फिशरमैन थे उनका पर्पस यही था कि कहीं ना कहीं मछलियों को वो लें, पर ये तरीका तो बहुत गलत हो गया। एनवायरमेंट को कितना नुकसान हुआ,
है ना, इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पर फिशेस को किल करने के लिए, एंड ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ये एक समस्या है। बाकी मैंने जैसे आपको बताया टेक्नोलॉजी खराब है, उतनी पुरानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी वैल्यू चेन उतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं है। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे, एक जैसे मैं आपको बात कर रहा था जब एक्सपोर्ट की बात कर रहा था, यहाँ पर तो एक्सपोर्ट अच्छा खासा हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट फिर भी प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन ना होना, प्रॉपर क्वालिटी चेक्स ना होना एक्सपोर्ट पोटेंशियल को हमारे कम कर देते हैं। अगर हाँ पता होता कि फिशेस सही क्वालिटी की हैं, प्रॉपर उनका प्रॉपर ध्यान रखा गया है, प्रॉपर जो मेजर्स होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए वो फॉलो किए गए हैं, तभी वो एक्सपोर्ट हो पाएंगी ना। अदरवाइज प्रॉपर ब्रांडिंग ना होना, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन ना होना, ये नुकसान देता है। बाकी दोस्तों हमारे जो फिशरमैन हैं उन तक प्रॉपर ट्रेनिंग पहुंचनी चाहिए, प्रॉपर स्किल फोर्स होनी चाहिए, तभी आउटपुट अच्छे से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप अंडरस्टैंड करो, आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे भारत की कोस्ट लाइन अपने आप में काफ़ी बड़ी है, राइट। पर अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पॉन्ड्स, अपने टैंक्स, अपने और वाटर बॉडीज की, राइट, उनका हम इस्तेमाल बहुत ही कम कर पा रहे हैं, लगभग ओनली 40% हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एंड जो ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ पर हमारा जो टोटल पोटेंशियल है उसका केवल और केवल 15% ही हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। है तो है हमारे पास पोटेंशियल अच्छा खासा, पर हम उस पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। या तो लोगों तक हम अवेयरनेस नहीं क्रिएट करवा पा रहे, या फिर ठीक है टेक्नोलॉजी की मदद उतनी नहीं हम ले पा रहे हैं, एंड ये सब समस्याएं हैं। बेनिफिट्स हमने देखे, फायदे हमने इसके देखे, किस तरह से इसके फायदे थे, पर कहीं ना कहीं उन फायदों का उतना मतलब पूरा हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज अ बिग कंसर्न, दैट इज अ बिग कंसर्न। क्लियर, एक बेसिक आइडिया फिशरीज का होना चाहिए, और जो हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया। सरकार ने भी कुछ कुछ काम किए हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज आई 2020 के अंदर, मत्स्य संपदा योजना तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है ना, जो एक तरह की फ्लैगशिप है। जैसे हम बात कर रहे थे फूड प्रोसेसिंग की, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, सिमिलरली आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यहाँ पे हमें देखने को मिलती है विद रिगार्ड्स टू आपका मरीन सेक्टर, राइट। इसके अलावा जैसे हमने AIDF बनाया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसी तरह से हमने बनाया है क्या, एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हमारे फिशरीज के लिए, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड। ब्लू रेवोल्यूशन 2.0 की हम बात कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है हम उसको इंक्रीज कर पाए। तो दैट इज अनदर एंगल जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। ये हो गया हमारा फिशरी सेक्टर के बारे में। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हॉर्टिकल्चर के बारे में, एंड हॉर्टिकल्चर कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। पहली चीज तो आप इसका मीनिंग समझो कि हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या होता है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना हॉर्टिकल्चर की, अंडरस्टैंड करना, हॉर्टिकल्चर के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मशरूम्स, कोकोनट, है ना, आपके इस तरह से और जो एंट्रीज होती हैं इस तरह की, ये सारे आपके हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड होंगी। क्या आप सोच सकते हो कि हॉर्टिकल्चर का क्या फायदा हो सकता है, बताओ। देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने जैसे एक किसान को देखा होगा, चावल, वीट, शुगर केन, ठीक है, ये सब चीज़ें वो कहीं ना कहीं उनको उपयोग करता है, उनका उनका प्रोडक्शन करता है। यहाँ से कितना पैसा कमा लेगा, ठीक है कमा सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। पर क्या आपने देखा है जो फ्लावर्स हैं कई बार हज़ारों रुपए किलो में बिकते हैं, जो अच्छे प्रीमियम क्वालिटी फ्लावर्स होते हैं, बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनसे कहीं ना कहीं परफ्यूम्स बनते हैं। परफ्यूम्स कितने महंगे आते हैं, उनमें कहाँ से आई खुशबू, वो खुशबू कहाँ से आएगी, वो कहीं और से नहीं, आपके फ्लावर से आती है। तो अगर आप इमेजिन करो, अगर हमारा एक किसान फ्लावर्स की खेती करे, अच्छे से खेती करे जो प्रॉपर क्वालिटी वाले हैं, तो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। हाँ खर्चा भी उतना ही होगा उनको मेंटेन करने का, पर इनकम भी तो बढ़ रही है, वैल्यू एडिशन भी तो कितना हाई है। आपने फ्रूट्स देखे, कीवी वगैरह हो गया, ये काफ़ी महंगे फ्रूट्स आते हैं, और भी महंगे इससे भी ज़्यादा भी आते हैं, एवोकाडो वगैरह जो आजकल चल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, और किसानों को इनका बेनिफिट मिल सकता है, किसानों की इनकम कई गुना बढ़ सकती है, डबल छोड़ो कई गुना बढ़ सकती है। मशरूम्स आपने सुना होगा, मशरूम के काफी मतलब काफी एक्सपेंसिव बिकता है मार्केट के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किसानों को इस चीज का फायदा बिल्कुल मिल सकता है। तो इसीलिए हम लोग ना बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने MIDH के बारे में सुना होगा, पिछले कुछ समय बहुत न्यूज में आया।
हालांकि प्रोग्राम तो काफी पुराना हो गया, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो आई थिंक 14-15 में स्टार्ट हुई थी। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, आई रिपीट, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया, एंड अब हम बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। हम लेबोरेटरीज भी इसके अंतर्गत, जैसे आप लोगों ने CPP सुना होगा, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये यहाँ पर इसके अंतर्गत हम रन कर रहे हैं। राइट, ये रन किया जा रहा है। इसके पर्पस के थ्रू क्या हो रहा है, इसके पर्पस के थ्रू मतलब यहाँ इसके माध्यम से हम देश भर में अलग अलग बड़े बड़े प्लांट्स लगाएंगे, लेबोरेटरीज लगाएंगे, है ना, अलग अलग नर्सरी सेटअप करी जाएंगी, ताकि ये चीजें हम अपने किसानों तक पहुंचा पाए। राइट, तो ये होता है हॉर्टिकल्चर। इसमें 6 चीजें मेजरली आ जाती हैं, जैसे मैंने बताया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस, एरोमेटिक्स हो गया, हर्बल मेडिसिन हो गया, ये सब आपके हॉर्टिकल्चर में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, दुनिया भर की अगर हम बात करें ना, तो भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। एंड आप नोटिस कर पाओगे स्पाइसेस के अंदर भी हम क्या करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर हैं इस चीज के। एंड अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो लगभग एग्रीकल्चर लैंड का 14% ये ऑक्युपाई करता है, पर ये कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 33% ऑफ एग्रीकल्चर GVA। समझ पा रहे हो इस चीज को, क्या लिखा हुआ है, जमीन कम ऑक्युपाई कर रहा है पर आउटपुट काफी अच्छा खासा है। और वो होना ही है, वो होना ही है, क्योंकि वो चीजें थोड़ी महंगी है, जो महंगी अच्छी खासी बिकती हैं, फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स हो गया, आपके बाकी और जो प्रोडक्ट्स में बात कर रहा था, ये सब आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाते हैं। थोड़ा और इनके बेनिफिट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हम यहाँ पे इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। जी, सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर हम बात करें ना, तो आज के समय कंज्यूमर से इस चीज की डिमांड बढ़ रही है कि नहीं? डिमांड बिल्कुल बढ़ रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है, एंड धीरे धीरे हमारा जो कंज्यूमर है वो उसकी प्रोफाइल चेंज होती जा रही है। आज के समय के ऊपर कंज्यूमर हेल्दी फूड्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा उसका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, एंड डिस्पोजेबल इनकम होने की वजह से कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। पहले नहीं थी शायद उतनी, थी मतलब, पर पहले लोग इतना मशरूम्स या फिर इतना ये सब फ्लावर्स वगैरह नहीं शायद इतना इस्तेमाल करते थे। पर अब तो बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं, कईयों को जिम जाने का होता है, कईयों को अपना है बॉडी को हेल्दी रखना होता है, कईयों को और बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिखते हैं। तो जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी, उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट होगा। न्यूट्रिशन यहाँ पे अच्छा खासा मिलता है, तो इनकी हाई वैल्यू क्रॉप्स है और इनकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ सकती है। मैंने आपको पिछले स्लाइड पे एग्जांपल भी दिया था कि यहाँ पर देश के अंदर 14% जमीन हॉर्टिकल्चर के अंदर है, पर आउटपुट लगभग 1/3 आ रहा है देश का। तो नोटिस कर पा रहे हो, हमारे छोटे किसान भी इसको कर सकते हैं। आई एंड अंडरस्टैंड, यहाँ पे समस्या पता क्या है, कि छोटे किसान के पास पैसा नहीं है, ये चैलेंज है। पर अगर किसी के पास जमीन कम है, उस जमीन के ऊपर भी वो अच्छा खासा आउटपुट लेकर आ सकता है। चैलेंज भी मैं इसको चैलेंज में भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। पर मेरे कहने का पॉइंट पता क्या था, कहने का पॉइंट ये है कि यहाँ पर आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। जमीन कम चाहिए, आउटपुट अच्छा खासा है, दैट इज वाई। ऐसे कुछ सर्वेस भी हुए हैं कि कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि अगर आप 1 हेक्टेयर स्टेपल क्रॉप्स को आप रिप्लेस कर दो ना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के साथ, तो सालाना इनकम लगभग 80,000 रुपए से बढ़ सकती है। मतलब कि अगर आप 1 हेक्टेयर जमीन के ऊपर पहले कोई राइस, वीट ये सब लगा रहे थे, अब आपने उसको रिप्लेस करके कुछ हॉर्टिकल्चर लगा दिया ना, तो 80,000 रुपए तक साल में आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो सालाना। इसके अलावा अगर हम बात करें, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी प्रमोट करेगा। मैंने जैसे कहा था कि कहीं ना कहीं हमें लोगों तक हमने खाना तो पहुंचा दिया है, अब जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करना होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने लोगों तक पहुंचाने होंगे, एंड वहां पर हॉर्टिकल्चर का रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं वो न्यूट्रिशनल उनके अंदर अच्छी खासी मात्रा होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। इसके अलावा देखो, यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो काफी लेबर इंटेंसिव होती हैं। व्हाट डू मीन बाय दैट? देखो जैसे अब फूल वगैरह होते हैं, अब फूलों की देखभाल चाहिए, ठीक है, आपको कोई ना कहीं आपको लेट से आपको फूल लगाने हैं, अपने आप फूलों की खेती करनी है, वो आगे आपको फूल बेचने होंगे, चाहे परफ्यूम बनाने के लिए या फिर कहीं ऐसे डेकोरेशन पर्पस या किसी और पर्पस के लिए, तो प्रॉपर फूलों का ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं लोग चाहिए होंगे उनका ध्यान रखने के लिए, तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज होगा। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मशरूम की बात करते हैं, मशरूम के केस में क्या होता है,
मशरूम के केस में ना आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि मशरूम का टेम्परेचर सही है, मॉइस्चर वगैरह प्रॉपर है। इनफैक्ट एसी वाले रूम में भी आपको रखना पड़ता है मॉइस्चर प्रॉपर, मतलब चीज़ें मेंटेन करने के लिए मशरूम वगैरह को। तो वहाँ पर लोगों की भी ज़रूरत अच्छी खासी पड़ती है। तो लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं, तो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर के अंदर जॉब्स आएँगी हॉर्टिकल्चर के साथ आने में, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, आप नोटिस कर पाओगे कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज से कहीं न कहीं लगती हैं, तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर का बूस्ट मिलता है ना? कहीं न कहीं लिंकेज है इनका इंडस्ट्री वाले सेक्टर के साथ। तो दोज़ आर ऑल बेनिफिट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होंगे, बहुत सारी और चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो वो कहीं न कहीं एक लिंकेज बनता है, एक वैल्यू चेन यहाँ बनती है। जी। जी, जी। इसके अलावा जैसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में जब हम एनिमल रियरिंग डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था कि महिलाएँ आर अ वेरी बिग प्लेयर इन एनिमल रियरिंग। उसी तरह से हॉर्टिकल्चर जब हम बात करते हैं आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स वगैरह की, आपकी बात करी जाती है जब जैसे आपके कट फ्लावर्स वगैरह की या फिर आपके फ्लावर्स वगैरह की, है ना? उनमें महिलाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, उनको ग्रो भी कई बार महिलाएँ करती हैं। जैसे मैंने ना कई बार, जैसे चलो चाय चाय एक अलग चीज़ हो गया, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ना महिलाएँ उनका रोल रहता है। चाहे उनको ग्रो करने के अंदर हो, उनको प्रॉपर्ली काटने वगैरह के अंदर हो या फिर लोगों को बेचने के अंदर हो। तो इससे महिलाओं की भी इनकम इंक्रीज़ होती है। दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे समझ पाओगे, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोसेसिंग हो गया। मैंने आपको बताया था हर्बल मेडिसिन्स का भी ना वो कहीं न कहीं इसके अंदर ही कवर होता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर ही। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मदद हो सकती है। परफ्यूम्स तो मैंने बता ही दिया कि परफ्यूम्स बनते ही आपकी खुशबू जो ज़्यादातर है, वहाँ पे कहीं न कहीं आपकी फ्लावर्स के थ्रू ही आती है। कन्फेक्शनरी, ऑयल्स, पेंट्स, इन सब में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड डेफिनिटली बहुत सारी जॉब्स ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो जनरेट करते ही करते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पर जहाँ पर इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। किस तरह के चैलेंजेस? देखो यार, मैंने ना एक पॉइंट आपको बोला कि छोटे किसानों के लिए मददगार हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन कम चाहिए और आउटपुट अच्छा खासा है। और मैंने आपको डेटा भी दे दिया कि भाई एक किसान की जो इनकम है वो 80,000 रुपए सालाना बढ़ सकती है। ये डेटा सही है, बात इसमें कोई गड़बड़नी वाली बात नहीं है। पर साथ ही साथ मैंने कुछ और पॉइंटर्स भी बोले थे। ये लेबर इंटेंसिव काम है, लोग चाहिए होंगे, चलो ठीक है। उस ऊपर से आपको प्रॉपर देखभाल करनी होती है। मैं आपको जब मैं ऐसे एग्जांपल दिया था मशरूम का कि प्रॉपर एसी कंडीशन, मतलब एसी भी लगाना पड़ता है आपको प्रॉपर चीज़ें मेंटेन करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कीवी फ्रूट का ध्यान बड़ा रखना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या हमारा छोटा किसान इतना खर्चा कर सकता है? वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। ठीक है? ये एक समस्या है। और क्या समस्याएँ हैं? देखो कइयों का ना, जो आपके मैं अलग-अलग चीज़ें बात कर रहा था हॉर्टिकल्चर की, उनका जो सोइंग साइकिल है, वो लंबा होता है। सोइंग टू हार्वेस्ट मतलब कब आपने उस चीज़ को बोया, कब आपके वो फसल काटी, इसमें कई बार बहुत टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल की बात करें, गुआवा की बात करें, तो लंबे समय इसको लग जाता है। लंबा समय लगेगा, कहीं न कहीं हमारे जो किसान हैं, वो उनको दिक्कत आ जाती है इस वजह से। मैंने जैसा बताया इनपुट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना है, प्रॉपर देखभाल रखनी है, तो उस किसान को खर्चा भी खूब करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप नोटिस कर पाओगे, जैसे आप नोटिस कर पाओगे, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो ऑर्चर्ड्स हैं ना, वो कहीं न कहीं बहुत पुराने हो चुके हैं। जिस वजह से जो आउटपुट है, जो यील्ड है, वो उतना नहीं आ पाता। दैट इज़ वन कंसर्न। इसके अलावा प्रॉपर सीड्स ना होना, प्रॉपर प्लांटिंग मटेरियल ना होना, ये भी कहीं न कहीं प्रोड्यूस की क्वालिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता ही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, आप अंडरस्टैंड करना इस बात को, इंडिया में ना लगभग मेजॉरिटी मतलब 50% से भी ज़्यादा हमारे जो किसान हैं, वो रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। मतलब रेन फेड कल्टीवेशन होता है। अब बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। सही टाइम पे होगी बारिश तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फसल खराब हो जाती है। अब एक किसान है जिसने अच्छा खासा इनपुट भी चलो कैसे-कैसे करके कर दिया। हॉर्टिकल्चर की फसल अगर लगा भी दी, बाद में बारिश नहीं हुई तो? इतना सारा इनपुट लगाया, इतना सारा पैसा खर्च किया, बाद में आउटपुट तो आया ही नहीं। फसल खराब हो चुकी है। तो कहीं न कहीं मेजॉरिटी कल्टीवेशन जो होगा उसको नुकसान हो सकता है, अगर रेन फेड कल्टीवेशन होती है, जो कि देश में इसका इम्पैक्ट आएगा। बाकी जैसे मैंने कहा था, इनिशियली कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यस। एंड जब मैंने आपको एग्रीकल्चर डिस्कशन किया, मैंने आपको बताया कि एक तो होता है प्री प्रोडक्शन, है ना? कि आप प्रॉपर तैयारी करते हो, फिर आप प्रोडक्शन करते हो, और एक बार आपने हार्वेस्ट कर दिया, कहानी वहीं पे खत्म नहीं होती। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन भी है।
पोस्ट प्रोडक्शन मतलब स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, ये सब चीजें एस्पेक्ट भी तो है। एंड वहीं पर अगर हम बात करें स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग के अंदर, यहाँ पर वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। हालांकि देखो, मैं आपको हॉर्टिकल्चर का डेटा यहाँ पे तो नहीं है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो नीति आयोग का ऐसा मानना है कि हर साल 90,000 करोड़ इतने रुपए यहाँ पे खर्च हो जाते हैं इन द बिकॉज ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो अगर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि देखो यार, यहाँ पे इनको स्टोरेज भी रखनी पड़ेगी। वी नीड टू हैव प्रॉपर रीफर वैन्स, वी नीड टू हैव प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, ताकि वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो। थोड़ा बहुत भी चीजें ऊपर नीचे हुई, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं हुई, सही ढंग से उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, वो चीजें सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, दिक्कत आ जाएगी। ये होता भी है, नुकसान तो होगा ही होगा। फिर प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगी, इन दी एंड नुकसान तो होगा ही होगा। एंड इनफैक्ट ना, आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारी आइटम्स इनमें से क्या है, दोज आर पेरिशेबल। आप लोग पेरिशेबल का मतलब जानते होंगे। पेरिशेबल का मतलब ऐसी चीजें होती हैं या ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। जैसे अगर मैं बात करूं टमाटर की, टमाटर अगर आप ढंग से नहीं स्टोर करोगे, कुछ दिनों बाद आपके टमाटर खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, आपके ज्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो भी खराब हो जाते हैं। ज्यादातर जैसे मशरूम वगैरह हो गया, उसमें आपने ढंग से नहीं रखा तो वो खराब हो जाएगा। तो पेरिशेबल आइटम्स को लंबे टाइम तक स्टोरेज करना, इज इट रियली पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, अगर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज है। और इंडिया में आप लोग जानते हो इसकी दिक्कत है, स्टोरेज एक कंसर्न रहता है। ये जो मैं नीति आयोग वाला डेटा आपको दे रहा था, ये क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ढंग से स्टोरेज नहीं हो रहा, ढंग से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, ढंग से मार्केटिंग नहीं हो रही, लिंकेज ही प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर वैन ही अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो समस्या तो आएगी ही आएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, एक्सटेंशन सर्विसेज कई बार प्रॉपरली नहीं होती, क्योंकि आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, किसानों को बताना पड़ेगा, मतलब किसानों को जानकारी देनी पड़ेगी हॉर्टिकल्चर के बारे में, किसानों को समझाना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, इसके बेनिफिट समझाने पड़ेंगे। और किसानों के बहुत सारे क्वेरीज भी होंगी, उनके कुछ डाउट्स भी होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी इनके बारे में, है ना। अगर प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम इस पर नहीं मिलेगा, अगर प्रॉपर जैसे आपका सुविधा सेंटर्स वगैरह के माध्यम से, या कुछ और जो भी सेंटर्स होते हैं किसान के, अगर उनके माध्यम से प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी, प्रॉपर स्किल्ड वर्कफोर्स यहाँ पे नहीं होगी, तो समस्या तो इसमें आएगी ही आएगी। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर। अब देखो, सरकार ने यहाँ पर ना कुछ स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च करी हुई है। आप लोगों को, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता भी रहा था, हमारा जो MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखो, ये हमारा मुख्य मिशन है। दरअसल में ये जो मिशन था, ये 2014-15 में स्टार्ट हुआ एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें बहुत कोशिश करी गई है कि कैसे हॉर्टिकल्चर का हमें ग्रोथ उसका इंप्रूव करना ही करना है। मैं जब बार बार बात करूँ ना, किसानों की इनकम कई गुना हम करना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर एक कमेटी भी है बहुत ही फेमस, अशोक दलवाई कमेटी, राइट। ये दरअसल में कमेटी इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो किसानों की आय हमें डबल करनी थी, उसके लिए रिकमेंडेशन दे पाए। उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी भी हैं। उनमें से एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि जो हॉर्टिकल्चर का है ना, हॉर्टिकल्चर का जो है ग्रोथ एस्पेक्ट है, या हॉर्टिकल्चर का ट्रेंड है, हमारे किसानों के अंदर पहुंचे, उन तक ये चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से पहुंचे, वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर ग्रो करें। तो वो हम कर रहे हैं। बहुत सारे एरियाज हमने यहाँ पे चूज़ किए हैं जहाँ पे हम इसकी ग्रोथ प्रमोट करवा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करते हो। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, हमारे किसान छोटे हैं अभी, किसानों को थोड़ी और मदद की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल अभी बढ़ेगा तो इसका डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, मार्केट डिमांड्स भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, उसका बेनिफिट होगा। बाकी इसके अलावा CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन हो गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, इसके MIDH के अंदर करंट अफेयर्स में मैंने जैसे बताया, हमने अभी कुछ दिन पहले ही क्लीन प्लांट प्रोग्राम डिस्कस किया, वो इसी का पार्ट ही है, वो इसी का पार्ट ही है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग। बाकी आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर भी कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉर्टिकल्चर से कहीं ना कहीं फ्रेश एयर हो गया, रिक्रिएशन, है ना, अच्छा लगता है देखने घूमने फिरने में, किसी जगह फ्लावर्स वगैरह लगे हों तो काफ़ी सारे लोग इनको विजिट करने भी आते हैं। ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे खर्चा काफ़ी आता है, मेंटेनेंस काफ़ी चाहिए होती है।
ये सब कुछ समस्याएं भी हैं, राइट। बट इन द एंड पॉइंट वही है, चैलेंजेस हैं, बट हमें अगर इन चैलेंजेस को हम ओवरकम करते हैं दैट विल बी वेरी गुड, एंड उससे हम कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर को और प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें आज के सेशन में डिस्कस करने थे। आई थिंक हमने 4 या 5 टॉपिक आज डिस्कस करे हैं। अब इसका जो पार्ट 3 होगा, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिएगा, जैसे आज हमने एग्रीकल्चर का पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है, इस तरह से एक और पार्ट आएगा, उसमें भी हमें और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। एमएसपी के बारे में हमें चर्चा करनी है, उसके अंदर पीडीएस के बारे में, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, ये सब एस्पेक्ट्स अभी हमारे बचे हुए हैं। इवन इरिगेशन एक एस्पेक्ट है जिसको हमें चर्चा करनी है। तो वो सारे जो चर्चा एस्पेक्ट्स होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पिकअप करेंगे, राइट। पिछला लेक्चर भी आई होप आप सबने देख लिया होगा, उस पिछले लेक्चर के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। तो ये तीनों लेक्चर ना एग्रीकल्चर के एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। आप तीनों को देखोगे तभी आपका पूरा जो एग्रीकल्चर का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इंप्रूव हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत करना कि एग्रीकल्चर इतना ही है, नहीं, इसका पार्ट 1 पार्ट 3 दोनों वो भी देखना, ताकि आपको एग्रीकल्चर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फिर हम आज के सेशन को फिर यहीं पे रैप अप करते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।